sir. Good afternoon, Good Ravi sir. afternoon. Good afternoon, Ravi sir. Good afternoon. Hello, Ravi. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। यस सर, तो वैसे आज का जो टॉपिक है वो हमने एक ऐसा एक टॉपिक रखा है कि जो कंप्लायंस ऑफिसर के लिए भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनको सारे कंप्लायंस रिव्यू करने रहते हैं बोर्ड में। वो सारे कंप्लायंस इंट्रोडक्शन देना होता है कि कितना हुआ है, कितना बाकी है, व्हाट इज द नॉट कंप्लाइड, व्हाट इज द कंप्लाइड। और सामने जैसे आईटी टीम है, सीसो है, उनको ये सारे जो पॉइंट है वो सारे उनको कंप्लाइड करने होते हैं। तो वो पॉइंट भी हमने कैसे करना है वो भी हमने यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। और मेन की सर एक जो चीज हमारे विजन में आई या हमारे एक ख्याल में आई कि सर 2019 में जो आरबीआई की अलर्ट आई है वो 2019 में सारी बैंकों ने उनका एक्शन टेकन रिपोर्ट बना दिया है, उनका प्रूफ वगैरह सब सबमिट कर दिया है, सारी चीजें हो गई है। बट अभी तक उसके बाद कभी रिव्यू नहीं हुआ है कि सर 2019 के बाद ये टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, आपके यहाँ पे बहुत कुछ एडॉप्शन चल रहा होगा, बहुत कुछ नई अपग्रेडेशन चल रहा होगा, नए सर्वर, नए फायरवॉल, बहुत कुछ आपके यहाँ हो रहा होता है। पर 2019 के बाद वो जो सर्कुलर आया था, सॉरी जो अलर्ट आया था, उसका हमने कभी रिव्यू नहीं किया है सर। तो रिव्यू नहीं किया है मतलब कि हमें वो सब सारे अलर्ट्स है, उनमें जितने भी पैरा है वो सारे पैरा हमें वापस रिव्यू करने चाहिए। वापस वो सारे जितने भी पैराज है उनको असेसमेंट करना चाहिए, कितना हुआ है कितना बाकी है वो वापस एक बार करना चाहिए। तो सर हमारा जो आज का जो वेबिनार है वो वही फोकस हम लोग कर रहे हैं कि जो सीसो है उनको ख्याल आएगा कि क्या मेरे यहाँ कोई गैप तो नहीं रहेगा या मेरे इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी तो नहीं है। और जो बैंक के कंप्लायंस ऑफिसर है तो उनको भी क्या है कि डिपेंडेंसी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है, तो सबके लिए एक नया सब्जेक्ट, नया बुक है सबके लिए, तो सब इतना नहीं समझते हैं सारे कंप्लायंस ऑफिसर। तो वो क्या करते हैं अभी सर कि उनकी तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट होता है कि सर मैंने ये अलर्ट कर दिया है, हमने 2019 में कर दिया था, 20 में कर दिया था। तो सर ये जो सारी चीजें हैं उसमें गैप भी मिला काफी सारी बैंक में। हम लोग अभी मॉनिटरिंग का काम भी करते हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर हमारा लगाया हुआ है, नेक्स्ट जेन सॉक है। तो काफी बार हमें वो यूआरएल पुराने वाले आईपीज हमें अलाउ में मिल जाते हैं, या हम लोग कभी ट्राई करते हैं कि कितने फायरवॉल में कितनी अलर्ट इंटीग्रेट है, चलो आज उसका एक टेस्ट केस कर लेते हैं, तो उसमें भी हमें मिले हैं। तो ये जो गैप है ना वो गैप को हमें कंप्लीट करना है सर। अभी रिसेंटली सर 1 जुलाई की एक एडवाइजरी मेरे ख्याल से मैक्सिमम बैंकों में 2-3 दिन पहले एक 16 पेज की एडवाइजरी भी मिली, एडवाइजरी 6/2000। तो जो एडवाइजरी है 2024 की वो 16 पेज की है। तो सर उसमें रैंसमवेयर अटैक की बात है, उसमें तो सर हमें जैसे हमने स्टडी किया उसको पूरा पढ़ा तो इतनी सारी एडवाइजरी अलर्ट है, उसका ये कॉम्बिनेशन ऐसा लगा। तो ये वापस वही पॉइंट पे आ गए, पुराना जो एडवाइजरी अलर्ट है उसमें से कितना ओपना हुआ है कितना बाकी है। तो सर वापस हमें ये सारी चीजें हमारे यहाँ, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी है उसमें सर कोई 19-20 नहीं होना चाहिए, 20 यानी 20, क्योंकि यहाँ पे एक भी गैप, रैंसमवेयर अटैक हो सकता है, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, आपका सिस्टम का कोई रिमोट ले सकता है, तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमें वो पॉइंट पे भी फोकस करना है।
तो सर मेरे ख्याल से 5 मिनट के बाद वापस अपने शुरुआत करते, तब तक सारे जितने भी अपने मेंबर है वो ज्वाइन हो जाए। नमस्कार. काय म्हणतात? काय नाही. सर आज भी हम लोग ये हमारा वेबिनार के बाद क्विज, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग नहीं कर पाए थे ड्यू टू द हैवी वर्कलोड, पर आज ये वेबिनार खत्म होने के बाद एक अपना क्विज करेंगे। क्विज का सर देखो, क्विज का नाम ही था कंप्लायथॉन। कंप्लायथॉन यानी कि कंप्लायंस का जो मैराथन है उसमें हमें दौड़ना है, हमें अचीव करना है और हमें वो मैराथन को कंप्लीट करना है सर। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं है, हमें वो मैराथन को कंप्लीट करना है, क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग इंट्रोड्यूस बाय, पब्लिश बाय, गिवन बाय आरबीआई। तो ये जो कंप्लायथॉन है वो कंप्लायथॉन का सर जो आज नए सर यूजर जुड़े उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ कि सर एक ऑनलाइन क्विज करेंगे। क्विज के अंदर सर आपको क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद सर आपको 30 सेकंड आंसर देने में मिलेंगे। सबसे फास्ट और सही आंसर उनको सबसे ज्यादा पॉइंट्स। ये क्विज में पूरा ऑनलाइन क्विज चलेगा। एक स्कैनर, एक यूआरएल हम यहाँ पे स्क्रीन पे रखेंगे। आपको अपने मोबाइल से ब्राउजर में जाके ब्राउजर में जाना है, और ब्राउजर में जाके हमें सर क्या करना है कि ये ज्वाइन करना है, और वहां पे मिलेगा क्वेश्चन के सामने आपको आंसर देने, और सारे जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू आरबीआई है, जिससे क्या होगा कि आरबीआई रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, उसमें हमारा नॉलेज होना। तो ये जो वेबिनार है वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्विज भी करेंगे। इन बिटवीन सर अगर कोई क्वेश्चन है तो सर यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, और लास्ट में अपने एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, इन बिटवीन अगर आपको कुछ पूछना है तो रेज हैंड का ऑप्शन दिया है गूगल में, तो आप वहां जाके रेज हैंड कीजिए, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो सर हम लोग इसको और ज्यादा इंटरेक्टिव करना चाहते हैं, मतलब कि आपके साथ डिस्कशन भी होना चाहिए, आपकी कंफ्यूजन का क्लैरिफिकेशन भी आना चाहिए, और उसी साथ हमें ये जो हमारा सर देखो यहाँ पे हमारा विजन फोकस ये है वेबिनार के लिए कि आपको 100% एडवाइजरी अलर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो जो एडवाइजरी अलर्ट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्रिटिकल में हम लोग मानते हैं कि अगर ये नहीं किया तो अभी तक के जितने भी इंसिडेंट हुए ना, उसमें कहीं ना कहीं उसके समरी रिपोर्ट में लिखा होता है कि लास्ट ये जो एडवाइजरी आई थी वो ये बैंक ने इम्प्लीमेंट नहीं की थी, ये अलर्ट इम्प्लीमेंट नहीं की, दैट्स व्हाई दिस अटैक या ये इंसिडेंट वो बना है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो सर अपने इसमें ज्यादा समय नहीं हमारा गवाते, और आज का जो वेबिनार है उसकी शुरुआत करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर क्विज कंप्लीट करेंगे और विनर को प्राइज भी देंगे। तो बिनांग, आर यू रेडी? Yes. यस। सो बिनांग इज अ सीटीओ ऑफ द कंपनी, एंड ये जो कंप्लायथॉन है उसमें वो अभी ज्यादा फोकस से काम कर रहा है। काफी सारे बैंक के जो सीसो है, कंप्लायंस ऑफिसर है, उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उनके इनपुट के हिसाब से बहुत कुछ काम वहां पे वो कर रहे हैं। इवन
जो टॉप 10 बैंकें हैं इंडिया की, उनके भी सीसो और कंप्लायंस ऑफिसर ये प्रोजेक्ट के अंदर उनको हेल्प कर रहे हैं कि अगर ये इतनी सारी बैंकों को ये बेनिफिट मिल रहा है और एक मेरा इनपुट अगर 200 बैंकों को अगर आउटपुट कुछ दे रहा है, तो इससे ज्यादा बेटर कोई मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। तो काफी सारे ऐसे सीसो है जो जुड़े हैं ये प्रोजेक्ट के अंदर। तो बिनांग, आई इनवाइट यू एंड स्टार्ट योर टॉपिक। यस, थैंक यू। ओके, सो स्क्रीन विजिबल है ना मेरा? यस बिनांग। Yes. Okay, thank you. Yeah. Okay, so briefly the agenda for today would be हम लोग the brief introduction, वैसे तो हमने already cover कर लिया introduction, so I'll not spend much time on it. अभी तक आरबीआई ने 2019 से 2024 की बात करें हम लोग तो 60 अलर्ट्स इश्यू कर दिया है। सो ट्रेडिशनली हमने ये ऑब्जर्व किया कि अलर्ट का क्या होता था कि एज एंड व्हेन जब वो आरबीआई एक डॉक्यूमेंट इश्यू करता है तो हम लोग उसको एक वन टाइम कंप्लायंस की तरह देखते हैं, हम लोग उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंट में नीचे साइन करते हैं कि भाई ठीक है हमने इम्प्लीमेंट किया है, वेरीफाई किया है, एंड वो एक पेपर डॉक्यूमेंट बन जाता है। फिर उसको कोई भी वापस जाके रीलूट नहीं करता है कि भाई वो आज की डेट में भी वो कंट्रोल हम लोग कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 5 साल से एडवाइजरीज अलर्ट्स देखते आ रहे हैं, बट द गोल वाज कि भाई ये आप रेगुलरली उसको देखो। तो हमने क्या किया, 60 अलर्ट्स को समराइज किया कि भाई 60 अलर्ट्स को अगर आपको 100% कंप्लाई करना है तो व्हाट आर द मेजर कंट्रोल्स। चलो आईपी ब्लॉक, हैश वैल्यू ब्लॉकिंग वो तो आप करते ही हो, वो तो एक एस्पेक्ट हो गया। उसके सिवा क्या उसमें मेजर की कंट्रोल्स है जिसको आपको रेगुलरली ध्यान देना चाहिए। वो मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, डिपेंडिंग आपको क्या फ्रीक्वेंसी पे करना है, बट ये चीजों पीरियोडिकली फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि भाई वो वन टाइम एक्शन टेकन रिपोर्ट बना दिया तो हमारा काम पूरा हो गया। ओके, सो वो कंट्रोल मेजर्स की हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट जो अल्टीमेटली जो हमारा रिपीटेटिव गोल है, हमने वेबिनार के स्टार्टिंग से 10 मिनट में 3 बार इसी का डिस्कशन किया है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल्स को भी वन टाइम नहीं होता है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है हमें। और लास्टली एक सेपरेट टॉपिक जो एंड में मैंने ऐड किया, एडवाइजरी 6 ऑफ 2024, या फिर यही एडवाइजरी का दूसरा नाम है एडवाइजरी 1 फॉर एनबीएफसीज एंड यूसीबीज। सो ये मैंने लास्ट में टॉपिक ऐड किया है बिकॉज ये नया एडवाइजरी इशू हुआ है अभी वेरी रिसेंटली। बिना सॉरी टू इंटरप्ट, पर पीपीटी वो प्रेजेंटेशन मोड में कर दो ना चालू। स्क्रीन शेयर कंप्लीट ही Yes, now visible proper. ओके, सो एक ब्रीफ ओवरव्यू स्टार्टिंग 2019। हमने फर्स्ट अलर्ट आरबीआई से 2009 Feb 14 2019 को आया था। तो व्हेन पीपल वर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइन, वो हैकर ने उनका वैलेंटाइन बनाया था, एंड आरबीआई केम अप विद द फर्स्ट एडवाइजरी या फिर अलर्ट। तो ये पहले तो अलर्ट्स आरबीआई इश्यू कब करता है, तो एज एंड व्हेन कोई ना कोई रेगुलेटेड एंटिटीज में विच कैन बी बैंक्स या फिर एनबीएफसीज या उनके जो वेंडर्स है उनके यहाँ कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, उस टाइम पे आरबीआई अलर्ट्स या एडवाइजरीज इश्यू करता है एक मोडस ऑपरेंडी शेयर करने के लिए कि भाई वो वहां पर अगर एक इंसिडेंट हुआ है तो एग्जैक्टली हैकर ने क्या किया और कैसे उसको नेटवर्क में एंट्री मिली। तो जिससे कि वो नॉलेज अगर आपके पास होगा तो सिमिलर इंसिडेंट आपके यहाँ नहीं होगा। तो अगर आपने रिसेंटली भी देखा हो तो आरबीआई ने बहुत सारे सर्क्यूलर्स में रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत फोकस किया है कि आपके यहाँ कोई इंसिडेंट होता है तो आप विद इन 6 आवर्स रिपोर्ट करो हमें। तो उसका रीजन ही ये है कि अगर आपके यहाँ कोई इंसिडेंट होता है और अगर आप टाइमली रिपोर्ट करते हो तो उसे पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है। तो ये आप अगर एक बार रिपोर्टिंग करोगे तो आपके रिपोर्ट के बेसिस पे आरबीआई ऐसा एडवाइजरी अलर्ट्स बनाता है, फिर वो अलर्ट्स वो पूरी इंडस्ट्री को इश्यू करता है जिससे कि वो पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट हो और वो सिमिलर इंसिडेंट दूसरी जगह नहीं हो। तो अलर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो आईपी ब्लॉक करना और डोमेन ब्लॉक करने से तो बहुत ही आगे है, उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स है, इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स है जो शायद समझ लो एडवाइजरी अलर्ट्स में नहीं भी लिखे हो तो भी हमें
फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस हमें वो इम्प्लीमेंट करने ही चाहिए। हाँ, वेब में ही मैलिशियस आईपी का डेटा शेयर किया था आरबीआई ने। देन अलर्ट्स में मोस्टली जनरली ऐसे भी आते हैं कि भाई इंट्रूशंस अभी बहुत ज्यादा है इंडियन साइबर स्पेस में, तो बी अलर्ट। तो मोस्टली ये सारे अलर्ट्स में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। साइबर साइबर में तो हमें वैसे ही इन एनी टाइम अलर्ट ही रहना है, तो ठीक है, एक मतलब उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। देन नेक्स्ट है कार्ड डिस्क्लोजर रिलेटेड अलर्ट्स। तो कार्ड डिस्क्लोजर रिलेटेड अलर्ट्स भी बहुत कॉमन है। इनफैक्ट अभी तक 6 या 7 बार एनपीसीआई एंड आरबीआई ने कार्ड डिस्क्लोजर रिलेटेड अलर्ट्स इशू किए हैं। सो आपके कार्ड्स को भी डार्क वेब पे एक्टिवली चेक करना है कि ऐसे कोई कार्ड नंबर लीक्स अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट कॉमन एडवाइजरीज और अलर्ट्स का टॉपिक होता है फिशिंग ईमेल्स। सो इसीलिए हमने एक डेडिकेटेड वेबिनार भी किया था, जो पूरा उसका फोकस ही इसके ऊपर था कि फिशिंग ईमेल्स मतलब जो इनकमिंग ईमेल्स आते हैं, वो इनकमिंग ईमेल्स से हम लोग कैसे मतलब सेफ एंड सिक्योर रहे कि भाई वो मैलिशियस अटैचमेंट्स आपके इनबॉक्स तक नहीं आए, कोई अननोन सेंडर्स है, अनवांटेड सेंडर्स है, स्पैम ईमेल्स हो गए या फिशिंग मेल्स हो गए, वो आपके ईमेल गेटवे सिक्योरिटी पे ही रुक जाए, इनबॉक्स में नहीं आए। तो वो वेबिनार भी आप देखना, हमने अप्रैल में वो वेबिनार किया था, यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक फिशिंग ईमेल्स भी एक मेजर टॉपिक रहा है 2019 से एडवाइजरीज एंड अलर्ट्स में। अगेन कार्ड लीक का एक एडवाइजरी आया था इन 2019। तो ये मैंने कुछ मेजर एडवाइजरीज का लिस्टिंग किया है, बट अपने डायरेक्ट फोकस करते हैं कि हमें क्या कंट्रोल्स पे ध्यान देना है। ओके, सो कंट्रोल में जाने से पहले मेरे को एक मिथ क्लियर करना है। ये बहुत सारी मतलब मैं सबसे इंटरेक्ट करता हूँ तो मेरे को बहुत जगह से ये सुनने में मिलता है। कभी कभी आरबीआई डॉक्यूमेंट इशू करता है ना, तो वो कोई कोई बैंकर्स ऐसा बोलते हैं कि भाई ये तो मैं तो टीयर 1 का बैंक हूँ या मैं टीयर 2 का बैंक हूँ, जबकि ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो गाइडलाइंस है वो तो टीयर 3 और टीयर 4 को अप्लाई होता है। तो क्या जब वो हैकर जब फिशिंग अटैक करेगा तो आपको पूछने आएगा कि मैं आप टीयर 1 की बैंक हो तो मैं वैसा आपको छोटा अटैक करता हूँ, और टीयर 3 की बैंक हो तो मैं बड़ा अटैक करता हूँ? ठीक है, सो साइबर रिस्क तो दोनों को ही सेम है। देखो वो ठीक है, आपको कंप्लायंस आप जितना जरूरी है उतना कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आरबीआई ने आपको कोई चीज मैंडेटरीली एनफोर्स नहीं किया है दैट मीन्स कि आपके ऊपर साइबर रिस्क नहीं है। वो फिशिंग अटैक्स तो कॉमन आते हैं, तो फिशिंग अटैक्स में फिर ऐसा बाइफर्केशन आप नहीं बोल सकते हो कि भाई वो टीयर 3 और 4 को ज्यादा फिशिंग अटैक आते हैं, 1 और 2 को कम आते हैं। ईमेल तो ईमेल है, सबको ही सेम तरीके के अटैक्स आते हैं, सबको सेम तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स भी लगाने चाहिए विदाउट थिंकिंग कि भाई वो टीयर 1 का कंट्रोल है, 2 का है, 3 का है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग डिजिटल सर्विसेज की बात करते हैं ना, तब समझ लो वो सिंगल यूनिट बैंक भी होगा तो वो शायद एक 10,000 करोड़ वाले बिजनेस के बैंक के साथ में इक्वली compete करता है। उसके पास भी मोबाइल बैंकिंग होगा, इसके पास भी मोबाइल बैंकिंग होगा, लेकिन जब कंट्रोल्स लगाने की बात करते हैं तब वो बैंक बोलता है कि नहीं मैं तो टीयर 1 का बैंक हूँ, मैं तो टीयर 2 का बैंक हूँ, हमारे कंट्रोल लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगेन मोबाइल बैंकिंग सेम वेंडर ने दिया होगा, सेम कंट्रोल सेम टेक्नोलॉजी बनी हुई है, तो फिर कंट्रोल क्यों बाइफर्केशन? ठीक है, तो वो ठीक है, आप अपने आप को जस्टिफाई करते हो विद अ लोअर वो मिथ कि भाई चलो तो कुछ नहीं, वो जो एप्लीकेबल है उतना ही करने का, बट देन यू आर एक्सेप्टिंग अ साइबर रिस्क। आपको पता है रिस्क तो है एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट, वो अलग चीज है। अगर फाइनेंशियल रेप्यूटेशन एंड मतलब फाइनेंशियल एंड रेप्यूटेशनल रिस्क की भी बात करते हैं तो वो भी कोई टीयर्स देख के नहीं आता है कि भाई टीयर 1 का बैंक है, 2 का है, 3 का है। तो मतलब मेरा ये मानना है कि भाई जो एटलीस्ट जो साइबर रिस्क वाले जो कंट्रोल्स वो आपको रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखने चाहिए और ना कि टीयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एडवाइजरी 6 जो अभी रिसेंटली इशू हुआ उसकी बात करें, तो उसमें आरबीआई ने 4 दिन पहले वो डॉक्यूमेंट इश्यू किया, उसमें लिखा था टीयर 3 एंड 4 बैंक्स। फिर उनको खुद को ही रियलाइज हुआ होगा कि भाई चलो ये तो रैंसमवेयर रिलेटेड है, इसमें कहाँ हम लोग टीयर 3 एंड 4 लिख रहे हैं। तो उन्होंने सेकेंड डे सेम एडवाइजरी का टाइटल चेंज करके वापस इश्यू किया कि भाई यूसीबी 1 एंड एनबीएफसी। ठीक है, तो अगर वो आरबीआई वो डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज करके इशू नहीं करता जिसमें स्पेसिफिकली लिखा है एप्लीकेबल टू टीयर 1 एंड 2, तो क्या हमारे ऊपर रैंसमवेयर अटैक नहीं हो रहा था एज अ टीयर 1 एंड 2 बैंक?
ठीक है, तो हमें पहले तो ये निकाल देना है कि भाई साइबर सिक्योरिटी मेजर्स शुड बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल बैंक। ठीक है, वो सबको सेम साइबर रिस्क है और हमें सेम साइबर कंट्रोल्स लगाने चाहिए। तो अगर आप कोई भी कंट्रोल नहीं लगा रहे हो तो आपको ये सोचना है कि भाई मैं नहीं लगाता हूँ तो क्या रिस्क कम हो रहा है या क्या रिस्क एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, रादर देन ये सोचना कि भाई क्या कंप्लाई हो रहा है और क्या नॉट कंप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो कुछ कंट्रोल जो स्पेसिफिकली अलर्ट्स को कंप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहला कंट्रोल है कस्टमर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स। अब ये सुनने में इतना माइनर माइनर कंट्रोल लगेगा, बट कस्टमर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स हमेशा अलर्ट का एक प्राइम फोकस रहा है। अभी इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली अलर्ट 5 भी आया उसमें भी कस्टमर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स का ही बात किया है। एंड इनफैक्ट आरबीआई ने बहुत सारे ऐसे केसेस शेयर किए हैं जिसमें स्पेसिफिकली कस्टमर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स के ऊपर फोकस किया हो। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो कस्टमर्स को फोन करके एनी डेस्क जैसे रिमोट एप्लीकेशंस इंस्टॉल करवाने, या फिर वो कस्टमर को रिवॉर्ड पॉइंट का एसएमएस भेजते हैं, उसके बाद उसको व्हाट्सएप पे एपीके जाता है, वो एपीके कस्टमर को इंस्टॉल करवाते हैं। तो ये सारे जो अल्टीमेटली ये जो मतलब ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें भले बैंक के कोई टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स काम नहीं आएंगे, लेकिन कस्टमर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स भी उतना इम्पोर्टेंट रोल है बैंक का। तो वो सारे मतलब वो सारे रिस्क को अवॉइड करने के लिए कस्टमर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स शुड बी वन ऑफ द मेजर एरियाज दैट वी शुड फोकस ऑन। अब वो एटलीस्ट 3 महीने में तो आपको एक बार कस्टमर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स करना ही चाहिए। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एसएमएस, आपने ब्रांच में कुछ बैनर्स लगाए, आपने वेबसाइट पे कुछ पोस्ट किया, सोशल मीडिया में आपने अलग अलग अटैक्स के ऊपर बातें की, वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है। बट आप जितना कस्टमर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स लेंगे उतना ही हमारे बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो सेफ रहेंगे, वो ऐसे सारे फ्रॉड्स में नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉय अवेयरनेस। सो हम लोग जब फिशिंग अटैक्स की बात करते हैं ना, तो फिशिंग अटैक्स में देखो 99% तो टेक्नोलॉजी का रोल है, बट अल्टीमेटली वो 1% का जो रोल है वो आता है एम्प्लॉय के ऊपर। तो आप समझ लो कितना भी अच्छे से अच्छा टेक्नोलॉजी कंट्रोल लगा लो, अगर एम्प्लॉय अवेयर नहीं होगा ना तो फिर वो कोई कंट्रोल काम का नहीं है। करोड़ों रुपए का टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होगा वो भी फेल हो जाएगा। तो एम्प्लॉय अवेयरनेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट एरिया है। और जब आप एम्प्लॉय अवेयरनेस की ट्रेनिंग्स डिजाइन करते हो तो आप देखो कि अलर्ट्स में क्या रियल सिनेरियोस की बात की हुई है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि ये अलर्ट्स और एडवाइजरीज कब इश्यू होती है कि जब कोई ना कोई जगह इंसिडेंट होता है तब ये इश्यू होता है। तो आप जब एडवाइजरीज एंड अलर्ट्स के मतलब आप जब एम्प्लॉय अवेयरनेस कर रहे हो तब आपके बैक ऑफ द माइंड ये तो क्लियर ही है कि हम एम्प्लॉय अवेयरनेस या कस्टमर अवेयरनेस क्यों कर रहे हैं, एडवाइजरीज एंड अलर्ट्स को कंप्लाई करने और एक साइबर रिस्क को कम करने के लिए। तो आपके जो टॉपिक्स है वो भी फिर गूगल पे से लिए हुए नहीं होने चाहिए। वो आपको ये देखना है कि भाई दूसरे एडवाइजरीज और अलर्ट्स में किस तरीके के मोडस ऑपरेंडी बताई है, वो टॉपिक्स में मेरे एम्प्लॉइज को समझाता हूँ, क्या कि वो सिमिलर इंसिडेंट जो दूसरी बैंक में हुआ था वो अपने यहाँ नहीं हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल है मल्टीपल अलर्ट्स में जिसकी बात की है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल क्रिटिकल एक्सेस। अब उसमें हो सकता है आपके ईमेल आ गए, आपके सी पैनल्स आ गए, ये जो वेबसाइट का जो कंट्रोल पैनल होता है, या वैसे कोई भी एक्सेस जो पब्लिक फेसिंग है। ये पब्लिक फेसिंग एसेट्स की बात की मैंने। उसके बाद जैसे पब्लिक फेसिंग में सब आ गया, मोबाइल एप्लीकेशंस, आपके इंटरनेट बैंकिंग और भी आपके कोई पोर्टल्स विच आर पब्लिक फेसिंग, तो वो सब में कंपलसरीली आपको 2 फैक्टर करना ही चाहिए, भले वो अलर्ट में बात किया हो या नहीं किया हो। हालांकि इन प्रेजेंट सिनारियो तो मल्टीपल अलर्ट्स में इसकी बात की ही है। इंटरनल एसेट्स की बात करें तो वी शुड हैव 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एटलीस्ट फॉर क्रिटिकल डिवाइसेस लाइक सर्वर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस, वो मैंडेटरी है। आप समझ लो अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करते हो और आपको लगता है मैं पासवर्ड किसी को दूंगा ही नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा, तो आप फिर एडवाइजरी 6 पढ़ो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई आप पासवर्ड नहीं भी देते हो तो एक बार हैकर नाइट आता है और अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं किया है तो वो सारा एक्सेस ले सकता है खुद ही, आपको भले आप पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे हो। वो क्रेडेंशियल डंपिंग्स और दूसरी बहुत सारी टेक्निक्स जो एडवाइजरी 6 में बताई है वो सबको यूज करके वो खुद ही एक्सेस ले सकता है।
ओके, नेक्स्ट है इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। सो मोस्टली इंसिडेंट रिस्पांस प्लान हमारा कैसा होता है कि एक डॉक्यूमेंटेड प्लान है, 2-3 पेज का प्लान होता है, इसलिए बनाया हुआ होता है कि भाई हमें एक खाली कंप्लायंस दिखाना है कि भाई देखो हमारे पास प्लान है। जबकि एक्चुअल इंसिडेंट रिस्पांस प्लान कैसा होना चाहिए, उसमें सिनारियोज आपके पास क्लियर होने चाहिए कि भाई समझ लो आपके यहाँ फिशिंग अटैक होता है, सक्सेसफुल फिशिंग अटैक हुआ, तो आप क्या करने वाले हो, कौन टीम मेंबर उसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका समझ लो डार्क वेब पे डेटा मिलता है बैंक का, तो कौन टीम मेंबर इन्वॉल्व होगे, किसको रिपोर्ट करने वाले हो, कौन कौन इसमें क्या रोल्स रहेंगे सबके। तो आपके पास जितने मैक्सिमम पॉसिबल इंसिडेंट्स है वो इंसिडेंट्स को आप डिस्क्राइब करो और उसके ऊपर आपकी टीम बनी हुई होनी चाहिए। दैट इज प्रॉपर इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। और वैसा प्लान होगा तो वो इमरजेंसी में काम आएगा। इनफैक्ट बहुत सारे, अभी समझ लो बहुत सारे तो ऐसा है कि भाई वो इंसिडेंट कुछ छोटा मोटा भी होता है ना, फिर फोन करके पूछते हैं कि भाई आरबीआई में कहाँ रिपोर्ट करना है या 13 का ईमेल क्या है जिसपे मेरे को रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स होना उतना ही जरूरी है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल, चलो पुलिस फायर वो सब तो हमारे पास वैसे ही होता है, लेकिन फॉर रिपोर्टिंग पर्पज ऑल्सो, कि हम लोग जब बात करते हैं कि इन केस ऑफ इंसिडेंट हम 6 घंटे में रिपोर्ट करेंगे टू आईडीआरबीटी और मे बी 13 और आरबीआई, तो जब हमारे पास उनका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ही नहीं है जहां पर हमें रिपोर्ट करना है, तो फिर हम इमरजेंसी में कहा उसका कॉन्टेक्ट ढूंढने निकलेंगे। तो आपके पास ये कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी रेडीली अवेलेबल होना चाहिए एंड विच शुड बी पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट रिस्पांस प्लान ओनली। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल है कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट। सो चेंज मैनेजमेंट का जैसे रवि भाई एक एग्जांपल ले रहे थे कि भाई जैसे अलर्ट जब इशू हुआ, मे बी लेट्स से 2020 में कोई अलर्ट आया, तब हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया विच वाज परफेक्ट, हमने उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बना दिया। या फिर एक और एग्जांपल लेता हूँ, कुछ आईपी एड्रेसेस ब्लॉक करने की बात थी, हमने वो सक्सेसफुली आईपी एड्रेस ब्लॉक भी कर दिया। ओवर पीरियड आज 2024 में बैठे हम लोग, 4 साल में बहुत बार चेंजेस हुए होंगे वो टारगेट डिवाइस में। हो सकता है आज वो कॉन्फ़िगरेशन जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हो, अलर्ट तो नॉन कंप्लाइड हो ही गई, लेकिन हमारे पास उतना फुर्सत नहीं है कि वी कैन गो बैक टू 2020 एंड चेक कि भाई 2020 में क्या लिखा था ये अलर्ट में और वो क्यों लिखा था। ठीक है, तो ये मैंने कुछ मेजर कंट्रोल्स लिस्ट डाउन किए हैं। अगर ये कंट्रोल्स आप प्रॉपर फॉलो करते हो इन अ पीरियोडिक मैनर, तो वो जो आपका ये सारे अलर्ट्स है, जो 60 अलर्ट्स, मैं कोई 2-4-5 अलर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, विथ दिस लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रोल्स, मैं जो 2 या 3 स्लाइड्स में बात करूंगा, ये इतने ही कंट्रोल्स फॉलो करने से आपके 60 अलर्ट्स हमेशा कंप्लाइड रहेगी। ओके, नेक्स्ट है एसओसी सिक्योरिटीज ऑपरेशन सेंटर। सो मल्टीपल अलर्ट्स में 2 बात की हुई है। एक तो आपके पास एसआईएम टूल होना चाहिए जिसमें आप सेंट्रली लॉग कलेक्ट कर सको और उसको आप 24/7 मॉनिटर करो। नेक्स्ट है एंटी फिशिंग एंड डार्क वेब सर्विसेज। सो आप अलर्ट्स में वैसे भी इंसिडेंट्स देखोगे जहां पर मैंने आपको एक तो बता ही दिया कि भाई कार्ड लीक्स के रेगुलरली अलर्ट्स आते हैं, और कार्ड लीक्स के सिवा वैसे भी कुछ इंसिडेंट्स बताए हुए हैं कि भाई कोई बैंक के फेक वेबसाइट्स बना के कस्टमर से डेटा कलेक्ट कर लिया। तो वो फेक वेबसाइट्स कोई अगर बनाता है तो उसको टाइमली डिटेक्ट करके टेक डाउन करवाना, वो सारा एंटी फिशिंग सर्विसेज का काम है। नेक्स्ट है एंटीवायरस एंड ईमेल सिक्योरिटी। हम लोग और मोस्टली सब लोग एंटीवायरस और ईमेल सिक्योरिटी यूज करते ही है, बस प्रॉब्लम ये है कि भाई एंटीवायरस ईच एंड एवरी सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं होता है, तो दैट यू हैव टू मेक श्योर कि भाई वो सारे सिस्टम्स में एंटीवायरस इंस्टॉल्ड हो। सबसे बड़ा मीथ होता है कि भाई लिनक्स सिस्टम में कोई अटैक नहीं होता है, लिनक्स में एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है, आपको ईच एंड एवरी सिस्टम में आपको एंटीवायरस तो इंस्टॉल करना ही चाहिए। ओके, पीरियोडिक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स एंड पेन टेस्टिंग्स, तो ये भी मोस्टली सर हर बैंक एक्टिविटी करते ही है, पीरियोडिक वीएस एंड पीटीज। अब ये कंट्रोल मैंने स्पेसिफिकली अलर्ट में इसलिए कवर किया है कि बहुत सारी अलर्ट्स वैसे इशू होती है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल एक सोफोस के डिवाइस में कोई एक वल्नरेबिलिटी आया है, या फोर्टीगेट के डिवाइस में कोई वल्नरेबिलिटी आया है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल एक्सचेंज सर्वर में कोई वल्नरेबिलिटी आया है। तो वैसी सारी अलर्ट्स का जो कंट्रोल है उसका घुमा फिरा के एक सिंगल कंट्रोल हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई पीरियोडिक वीए एंड पीटीज,
लेकिन उसके सिवा एक और समझ लो, जब पीरियोडिक वीए एंड पीटीज अगर मैं कंट्रोल बोलूं तो क्या होगा कि जैसे समझ लो आज अगर कोई बग रिलीज हुआ है, आपका ऑडिट ड्यू है आफ्टर 4 महीना, तो क्या 4 महीने तक हम उसको अनपैच्ड रखेंगे? 4 महीने तक हमें वो पता ही नहीं चलेगा, वो कंडीशन में रहेगा। तो ऐसे केस में वहां पर फिर इंपॉर्टेंस आती है ऑटोमेटेड पैचिंग टूल्स का। तो आपको ऑटोमेटेड पैचिंग टूल्स भी एक्सप्लोर करने चाहिए कि आपके पूरे नेटवर्क में कौन से डिवाइस पैच्ड है, कौन से अनपैच्ड है, कौन सा पैच मिसिंग है, उसका क्या क्रिटिकलिटी है, वो बिना ऑडिट के भी आपके पास विजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट कंट्रोल है बैकअप प्रोसीजर्स। तो बैकअप प्रोसीजर्स में अगर आप एडवाइजरी 6 भी देखो या मल्टीपल अलर्ट्स और एडवाइजरीज देखो, बैकअप में देखो सबसे बैकअप होता है ऑफलाइन बैकअप। तो आपके पास कंपलसरी भाई हुक और क्रूक एक ऑफलाइन बैकअप होना ही चाहिए आपके इंपॉर्टेंट डेटा का। आप भले कितना ही अच्छा टेक्नोलॉजी ले लो, रैंसम प्रूफ प्रोटेक्शन ले लो, अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन ले लो, यू शुड हैव ऑफलाइन कॉपी ऑफ डेटा, वो मैंडेटरी है। अगर आप ऑफलाइन बैकअप नहीं रखते हो आपके डेटा का, देन यू आर एट अ रिस्क। अब वो रिस्क कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 5%, 10%, 20%, डिपेंड्स आप कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहे हो। बट अगर आपको फुल प्रूफ रिकवरी करना है इन केस ऑफ रैंसमवेयर अटैक, देन आपके पास ऑफलाइन बैकअप होना इज अ मस्ट मतलब कंपलसरी ही है। और इनफैक्ट ये अलर्ट्स में भी बात किया है, स्पेसिफिक वर्ड लिखा है ऑफलाइन बैकअप्स। ओके, मैं स्पेसिफिकली कुछ फायरवॉल रिलेटेड कंट्रोल्स की बात करूं विच वी मे बी फैमिलियर बट देन आल्सो वी आर नॉट डूइंग इट। तो आपके सोर्स, डेस्टिनेशन, पोर्ट्स, सर्विसेज, ये सारी चीजें स्पेसिफिक होनी चाहिए। आज भी हम लोग देखते हैं फायरवॉल में सर्विसेज की जहां बात आती है वहां एनी लिख के छोड़ देते हैं। एनी मतलब आपने 65,000 पोर्ट्स को ओपन कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो सिक्योर हार्डनिंग प्रैक्टिसेस। अब ये सिक्योर हार्डनिंग प्रैक्टिसेस अप्लाइज टू ईच एंड एवरी डिवाइस। ठीक है, वो आपके पीसीस को भी अप्लाई होता है, फायरवॉल को भी अप्लाई होता है। तो आप जैसे CIS बेंचमार्क्स जैसे कोई सिक्योर हार्डनिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करो। मैं अभी वो CIS बेंचमार्क का लिंक भी ये सेशन कंप्लीट करके मैं आपको वेबसाइट पे बताता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कंपलसरी CIS बेंचमार्क्स ही फॉलो करने हैं, बट यू हैव टू सिलेक्ट वन स्टैंडर्ड जिसको आप बेस्ट प्रैक्टिस मानते हो और उसको आपको फॉलो करना है। देखो, आप खुद के सिक्योर हार्डनिंग में अगर आपने 10 चीजें लिख दिया और फिर वो आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो वो तो आप ओनली कंप्लायंस के लिए कर रहे हो। वो आपको खुद को ही पता है कि भाई 10 चीजें कर देने से कोई हार्डनिंग नहीं हो जाती है पूरे डिवाइस की। उसमें 200 से 300 कंट्रोल्स आते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है। सो आपको एक हार्डनिंग डॉक्यूमेंट मतलब एक स्टैंडर्ड को बेस लेके फिर उसको सिस्टम को हार्डनिंग करना है आपको। फिर कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड रूल्स। तो अगेन ये हमने जैसे चेंज मैनेजमेंट में बात किया वैसा ही है कि आपको पीरियोडिकली रिव्यू करना है कॉन्फ़िगरेशंस का, रूल्स का, ताकि वो जस्ट टू एंश्योर कि भाई जो भी एडवाइजरीज और अलर्ट या सर्कुलर्स के हिसाब से हमने कंप्लायंस किया था दैट इज एक्चुअली बीन ट्रू और नॉट इवन टुडे। VPN रिलेटेड कंट्रोल्स का स्पेसिफिकली बात करना है मेरे को, क्योंकि देयर आर मल्टीपल अलर्ट्स जिसमें VPN से हैकर का एंट्री हुआ है इनटू नेटवर्क। तो उसमें VPN में सबसे पहला है पासवर्ड पॉलिसी, विच यू एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। बट वो क्या होता है कि हम लोग VPN मोस्टली IT यूजर के पास खुद के पास होता है, तो वो बोलता है कि भाई पासवर्ड पॉलिसी नहीं लगाना है, खुद मेरा खुद का ही तो है, मैं वैसे ही सब ध्यान रखता ही हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस। सो VPN अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना यूज कर रहे हो तो इट इज वेरी हाई चांस कि भाई वो हैकर वो VPN को यूज करके कोई ना कोई दिन बैंक में एंट्री कर ले। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस ऑन साइमल्टेनियस लॉगिन्स, कि वो VPN यूजर एक एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक ही जगह लॉगिन होना चाहिए। अगर वो एक से ज्यादा जगह लॉगिन हो पा रहा है तो शायद आप भी लॉगिन कर रहे हो और हैकर भी लॉगिन कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो साइमल्टेनियस लॉगिन्स पे रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट इज IP बेस्ड रेस्ट्रिक्शन। देखो, दिस इज मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस। अगर आप किसी को VPN देते हो तो उसके पब्लिक IP को व्हाइट लिस्ट करो और वो एक ही सोर्स IP या 2 सोर्स IP जो व्हाइट लिस्टेड सोर्स IPs है उसी पे आप उसको एक्सेस दो। दिस इज प्रिफर्ड चॉइस।
लेकिन आइडियली क्या क्वेश्चन आता है कि भाई नहीं, मेरे घर पे तो कहाँ स्टैटिक आईपी है, मेरे को घर से ही तो एक्सेस करना होता है। तो ऐसे केस में आप एटलीस्ट फिर इंडिया को तो करो। आप क्या करते हो, सोर्स में एनी लिख देते हैं कि भाई ठीक है, वो कहीं से भी आए, क्या फर्क पड़ता है। तो भले आपके पास स्टैटिक आईपी नहीं है, आप यू आर एक्सेप्टिंग सर्टन लेवल ऑफ रिस्क, लेकिन आप जियो रेस्ट्रिक्शंस तो लगाओ कि भाई इंडिया के बाहर से कनेक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो प्रीफर्ड इज आईपी ओनली, कि भाई आप पब्लिक आईपी वाइट लिस्ट करो। बट इन केस आप यू आर एक्सेप्टिंग दैट रिस्क कि चलो इंडिया का हैकर होगा तो चलेगा, घर की बात है, अगर आप ऐसा सोच के कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, देन ऑल्सो आप जियो रेस्ट्रिक्शंस लगाओ। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल। जब हम लोग वीपीएन की बात करते हैं, टनल एक्सेस देना। आइडियली क्या होता है, हम लोग वीपीएन जब क्रिएट करते हैं, एसएसएल वीपीएन यूजर, तो हम लोग उसको फुल नेटवर्क का एक्सेस दे देते हैं कि भाई जिसका वीपीएन कनेक्ट हुआ वो पूरे नेटवर्क में कहीं भी घूमेगा, जो करना है कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको टनल बेस्ड एक्सेस देना है कि अगर वो यूजर को एक पीसी की जरूरत है ना, तो वीपीएन कनेक्ट होने के बाद वो एक पीसी ही एक्सेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे बैंक नेटवर्क उसको एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, तो मैंने देखो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रोल्स की बात की। मैं अगर वापस से पीछे जाता हूँ तो मैंने कुछ समझ लो यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये 5, 10 और कुछ 12 मेजर मेजर कंट्रोल्स की बात की। तो एक्सेप्ट ब्लॉकिंग ऑफ आईपीज, हैश वैल्यूज एंड यूआरएल्स, अगर आप ये 12 कंट्रोल्स पे भी फोकस करते हो ना, तो आपके 60 एडवाइजरीज एंड अलर्ट्स का 100% कंप्लायंस होता है। लेकिन फिर ये जो कंट्रोल्स है उसका आपका पीरियोडिक कंप्लायंस करना है। ऐसा नहीं कि एक बार वो कंप्लाई करके छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम कोई एडवाइजरी या अलर्ट में इसकी बात करेंगे तो ये कंट्रोल हम लोग वापस देखेंगे, अदरवाइज उसको भूल जाओ, अभी तो हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने, चलो अब देखो, अब नंबर बड़ा लगता है कि भाई एडवाइस अलर्ट्स बोले 60 अलर्ट्स है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आप उसको नंबर वाइज मत जाओ, उसको कंट्रोल वाइज जाओ। तो कंट्रोल वाइज जाओगे तो 12 मेजर कंट्रोल्स है दैट यू हैव टू फॉलो टू एंश्योर 100% कंप्लायंस। ओके, सो ये एडवाइजरी शायद आप लोग को सबको मिल ही गया होगा अभी तक। जुलाई 1 को इशू हुआ था। एडवाइजरी 6 जो है वो जुलाई 1 का है। एंड मैंने दोनों टाइटल इसलिए साथ में रखे हैं कि दोनों का कंटेंट सेम है, खाली डिफरेंस इतना, एडवाइजरी 6 में ऐसा लिखा है एप्लीकेबल टू टीयर 3 एंड 4, जबकि यूसीबी एनबीएफसी 1 में ऐसा लिखा है एप्लीकेबल टू टीयर 1 एंड 2। तो अल्टीमेटली अगर आप दोनों को कंबाइन करो तो 1, 2, 3, 4 सबको ही एप्लीकेबल हो गया। एंड कंटेंट 100% सेम है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट टाइटल। तो ये जो एडवाइजरी है, ये एडवाइजरी फोकस कर रहा है ऑन द रैंसमवेयर अटैक्स दैट हैज हैपेंड। और ये एडवाइजरी इज नॉट अ स्टैंड अलोन एडवाइजरी। ये कैसा है कि पुराने बहुत सारे एडवाइजरीज और अलर्ट्स में जितने भी रैंसमवेयर अटैक्स थे, वो सबका एक कंपाइलेशन है। तो अभी मैं वो सारे कंट्रोल्स तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ बिकॉज दिस एडवाइजरी वाज वेरी डिटेल्ड। बट मैंने क्या किया कि कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है, मतलब कुछ उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज किए विच वाज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे पहला वर्ड ये यूज किया था कि लिविंग ऑफ द लैंड बाइनरीज। ठीक है, लोल बीन्स करके एक टर्म यूज किया है इन दिस एडवाइजरी 6। देखो, लोल बीन्स सुनने में भारी वर्ड है, आपको भले वर्ड का मतलब नहीं पता, आप वो काम ऑलरेडी कर रहे हो। वो यही बोलना चाहता है कि भाई पावर शेल, WMIC, CMD, WUMI.exe, ऐसी जो भी EXEs है जो आइडियली आपके रूटीन काम में यूज नहीं होती है। अब तो उसके दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप वो अनवांटेड EXEs को आप ब्लॉक कर दो, जैसे हम लोग आइडियली पावर शेल, WMIC वो सबको ब्लॉक ही रखते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको क्लोजली मॉनिटर करो। जैसे CMD है तो आप CMD को ब्लॉक नहीं कर सकते हो, बट CMD को मॉनिटर तो हम कर सकते हैं ना, कि भाई कमांड लाइन चला है तो किसने चलाया, कौन से यूजर ने चलाया, क्या कमांड रन किया। ठीक है, सो ये एडवाइजरी 6 में एक लोल बीन्स को मॉनिटरिंग और ब्लॉक की बात की हुई है। कुछ और एग्जांपल्स लो लोल बीन्स के, तो जैसे शेड्यूल टास्क डॉट exe, SCH टास्क। तो अगर कोई हैकर या फिर अगर कोई सिस्टम में अगर एक शेड्यूल टास्क क्रिएट करना है तो शेड्यूल टास्क डॉट exe रन होती है। फिर एक और exe है टास्क लिस्ट डॉट exe। तो अगर आपको रनिंग प्रोसेसेस देखनी है तो टास्क लिस्ट डॉट exe यूज होती है।
फिर वैसे ही net.exe है, REG रजिस्ट्री के लिए है। तो ये सारी जो EXEs है ये मैंने लिस्टिंग किया ही हुआ है ऑलरेडी। WMI हो गया। तो ये सारे जो EXEs है विच वर यूज्ड इन मल्टीपल रैंसमवेयर अटैक्स। तो हम लोग देखो सारे EXEs को ब्लॉक तो नहीं कर सकते, हम लोग पावर शेल जैसे पावर शेल WMIC वो सब ब्लॉक कर सकते हैं, दैट इज फाइन। लेकिन इसमें बहुत सारे EXEs है जिसको हम लोग ब्लॉक नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम उसको एक्टिवली मॉनिटर करें। तो ये अभी तो मैं ये एडवाइजरी 6 हेडिंग दिया है, लेकिन ये सारे EXEs मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए। पुराने कोई भी रैंसमवेयर रिलेटेड इंसिडेंट्स देखो, सब में ये सिमिलर EXEs, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की इनबिल्ट EXEs को यूज करके ही वो हैकर मोस्टली अटैक करते हैं। तो इसलिए ये सारे EXEs को आपको ब्लॉक एंड मॉनिटर डिपेंडिंग ऑन द केस वो करना। ओके, अच्छा कुछ और कंट्रोल्स की बात करें हम लोग इन इन सेम एडवाइजरी। मैंने आपको बोला मैंने सिलेक्टेड ऐसे कंट्रोल लिए विच आर नॉट नोन, मतलब कुछ थोड़े अनयूजुअल कंट्रोल है। ओके, तो जैसे फर्स्ट टाइम RBI ने ये टर्म यूज किया विच शुड हैव बीन यूज्ड मच मोर अर्लियर, सेपरेट सर्विस अकाउंट और एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ CBS इन हाउस होस्टेड है, तो वो CBS को रन होने के लिए आपने एक एप्लीकेशन सर्वर में एक यूजर बना के उसमें ऐड किया हुआ होगा। सेम वे आपके यहाँ डेटाबेस सर्वर होगा, तो वो डेटाबेस को रन होने के लिए आपने डेटाबेस सर्वर में एक सर्विस अकाउंट का मतलब एक नॉर्मल यूजर बनाया हुआ होगा। अब ये जो यूजर है उसको हम लोग या तो सर्विस अकाउंट बोल सकते हैं या एप्लीकेशन अकाउंट बोल सकते हैं। और ये स्पेशल यूजर है, क्यों? क्योंकि ये ऐसा यूजर है जिसमें कभी रिमोट लॉगिन नहीं हो सकता है। आप खुद सोच के देखो, आपने अगर CBS के डेटाबेस में एक यूजर नेम पासवर्ड बना के डाला हुआ है तो उससे कभी रिमोट लॉगिन पॉसिबल है? कभी नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, पहले तो आपके पास सर्विस अकाउंट या एप्लीकेशन अकाउंट का लिस्ट होना चाहिए कि हमारे बैंक में कितने सर्विस अकाउंट है या एप्लीकेशन। सेकंड काम आपको ये करना है कि भाई वो उस पे इंटरएक्टिव लॉगऑन्स को डिसेबल करना है, क्योंकि उसमें GUI बेस्ड एक्सेस का तो कोई काम ही नहीं है। वो तो आपको कोड में वो यूजर नेम पासवर्ड लिख के छोड़ देना है। तो उसमें कभी इंटरएक्टिव लॉगऑन्स होना ही नहीं चाहिए आपके सर्विस अकाउंट में। ठीक है, ये सेकंड हो गया। फिर थर्ड, आप जो इंटरएक्टिव लॉगऑन्स का जब सर्विस अकाउंट का लिस्ट बनाओगे तब फिर आप वो सर्विस अकाउंट को एक्टिवली मॉनिटर कर सकते हो कि भाई सर्विस अकाउंट तो मेरा ये IP में से ही एक्सेस होना चाहिए, ये डेटाबेस में ही मैंने ऐड किया है, तो ये और कहीं से कैसे एक्सेस हो रहा है। और चलो एक्सेस हुआ हो तो ठीक है, लेकिन ये GUI बेस्ड एक्सेस कैसे हो रहा है? वो इंटरएक्टिव लॉगऑन तो पॉसिबल ही नहीं है उसमें। तो वो सर्विस अकाउंट को ये रैंसमवेयर अटैक में हैकर ने मिसयूज किया था। तो आपको वो सर्विस अकाउंट पे भी इनफ फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट सर्विस अकाउंट। नेक्स्ट है ओनरशिप फॉर सर्विस अकाउंट। तो देखो अब आपके बाकी जो यूजर्स है वो तो आइडेंटिफाइड हो गए, एक यूजर को एक अकाउंट दिया हुआ होगा। तो सर्विस अकाउंट के भी तो आपको किसी को ओनरशिप देनी पड़ेगी ना, कि भाई उसका पासवर्ड पीरियोडिकली चेंज करे और उसके कंट्रोल्स वगैरह का ध्यान रखे। तो आप जब इन्वेंट्री बनाओगे सर्विस अकाउंट की तो उसमें एक ओनर भी आएगा कि भाई ये सर्विस अकाउंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका CBS का डेटाबेस है, कोर CBS का, तो वो उसका जो DBA होगा उसको हो सकता है आप उसको ओनर बना सकते हो सर्विस अकाउंट का। ठीक है, फिर जैसे एप्लीकेशन सर्वर है उसमें आपने कोई अकाउंट ऐड किया है तो उसमें आपको किसी को ओनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि वो सर्विस अकाउंट का ध्यान रखे, उसका पासवर्ड पीरियोडिकली चेंज करे। ऐसा ना हो कि ओनर एक ही यूजर बना दिया, डेटाबेस में भी वो यूजर डाल दिया और खुद भी वही यूजर से लॉगिन करता है। सर्विस अकाउंट हमेशा अलग होना चाहिए, उससे उसको कभी भी आपको इंटरएक्टिव लॉगऑन में यूज नहीं करना चाहिए, वरना पता ही नहीं चलेगा कि वो सर्विस अकाउंट का कौन मिसयूज कर रहा है और कब मिसयूज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट कंट्रोल जो शायद बहुत पहले बात कर देना था, वो एडवाइजरी 6 में आया है कि चलो आप तो पासवर्ड शेयर नहीं करते हो, तो हैकर ने क्या किया कि भाई वो ब्राउजर में सेव्ड क्रेडेंशियल से वहां से उसने चोरी कर ली है। इसलिए एडवाइजरी 6 में अब नया रिकमेंडेशन आया है विच इज आपको ब्राउजर में पासवर्ड सेव करने का फैसिलिटी ही नहीं देना है यूजर को। बोले आपने फैसिलिटी दिया तो है यूजर उसको मिसयूज कर रहा है ना, तो आपको सेंट्रली कंट्रोल करना है कि ब्राउजर्स में पासवर्ड सेव ही नहीं कर पाएगा कोई यूजर, मतलब पासवर्ड सेव का ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप
देखो दोनों चीज है, अगर आप ये कंट्रोल नहीं इंप्लीमेंट करते हो तो एडवाइजरी 6 का नॉन कंप्लायंस है, वो तो है ही है। उसके साथ में इन केस ऑफ ऐसा कोई रैंसमवेयर अटैक या दूसरा कोई इंसिडेंट, आप हैकर को सामने से पासवर्ड दे रहे हो कि भाई तू मेहनत मत कर, यहाँ ब्राउजर में सेव्ड है, वहीं से सारे पासवर्ड ले ले तू। ओके, तो चलो आप ब्राउजर में तो पासवर्ड सेव नहीं करोगे, वो तो हो गया काम। दूसरा एक जगह है पासवर्ड चोरी करने का विंडोज में, विच इज वो पासवर्ड का हैश बना के स्टोर करता है। सो लैन मैनेजर हैश वैल्यूज बोलते हैं उसको। तो वहां से हैकर क्या करता है, क्रीडेंशियल डंपिंग अटैक्स करता है। तो आपको एक ये भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप, ये मैंने यहाँ लिंक दिया हूँ, अच्छा सॉरी मैंने लिंक नहीं दिया है, बट अगर मैं CIS कंट्रोल्स का अभी बात करता हूँ, तो मैं अभी CIS कंट्रोल की वेबसाइट पे जाता हूँ। तो जैसे यहाँ मैंने जो अभी कंट्रोल रिकमेंड किया है, वो कंट्रोल है कि लैन मैनेजर हैश वैल्यूज का आपको विंडोज के सिस्टम में डिसेबल करना है। तो उससे क्या होगा, क्रीडेंशियल डंपिंग अटैक से आप बचोगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक कंट्रोल बताया, अभी आप क्या करोगे, एक कंट्रोल जाके लगा दोगे। लेकिन ऐसे तो CIS कंट्रोल्स की मैं बात करूं, उसमें 200 कंट्रोल है और हर कंट्रोल के पीछे ऐसा एक जस्टिफिकेशन है जो एक ही मल्टीपल अटैक्स को बचाता है। तो आप ऐसा जो RBI की एडवाइजरी अलर्ट में आता है वो कंट्रोल को कंप्लाई करने से काम नहीं होगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव काम करना है। तो आप एक्चुअली CIS बेंचमार्क को कंप्लाई करो, उसमें फिर वो लैन मैनेजर का हैश डिसेबल और बाकी जो भी कंट्रोल है वो बाय डिफॉल्ट आ गए। ठीक है, तो आप करेक्ट अप्रोच फॉलो करके वो हार्डनिंग करो सिस्टम को, और ना कि जितना आपको सिलेक्टिव चीज बोला उतना आप हार्डनिंग करें। ओके, और लास्ट एक पॉइंट है, अनयूज्ड सर्विसेज। जैसे मैं आपको अनयूज्ड सर्विसेज का एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक्सबॉक्स, तो वो विंडोज 10 विंडोज 11 में एक्सबॉक्स की सर्विसेज बाय डिफॉल्ट लाइव ही आती है। ठीक है, भले आप यूज नहीं कर रहे हो, बैकएंड में तो सर्विस एक्टिव ही है। तो आप ऐसी अनयूज्ड सर्विसेज को भी अगर अपने सिस्टम में एक्टिव रखते हो तो दैट इज ऑल्सो इनवाइटिंग अ रिस्क। और ये अनयूज्ड सर्विसेज की बात एडवाइजरी 6 में तो की ही है, बट अलर्ट 5 ऑफ 2021 में भी ये अनयूज्ड सर्विसेज को ही मिसयूज किया था। और वो जो अटैक था वो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के एनवायरमेंट पे हुआ था, वो बैंक पे नहीं था। वो बैंक के क्रिटिकल वेंडर, तो मतलब जो स्विच प्रोवाइडर था उसके यहाँ अटैक हुआ था। तो अगर मैं अनयूज्ड सर्विसेज की भी बात करूं तो वो भी CIS कंट्रोल में उन्होंने बताया हुआ है कि मैं आपको एक्सबॉक्स की सर्विस बंद कर रही है, आपको ये XYZ दूसरी सर्विसेज बंद कर रही है। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग डिल डाउन टू वन थिंग विच इज सिक्योर्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर नेटवर्क डिवाइसेस और मे बी योर सर्वर्स एंड PCs और इवन डेटाबेस ऑल्सो। ठीक है, सो वो हम लोग सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अभी वो वेबसाइट पे जाके बात करेंगे, बट उसके पहले दीज आर सम न्यू थिंग्स। जैसे लोल बीन्स का मैंने बात किया, सर्विस अकाउंट का बात किया, सर्विस अकाउंट के कंट्रोल्स और सर्विस अकाउंट की ओनरशिप और ब्राउजर्स में पासवर्ड सेव नहीं करना। सो दीज आर द सम न्यू कॉन्सेप्ट्स व्हिच हैव इमर्ज्ड इन एडवाइजरी 6। एडवाइजरी ओवरऑल कुछ 10-15 पेज का है, बट अदर कंट्रोल्स वर रूटीन इन नेचर, जो आपने पहले भी कभी ना कभी नाम सुने होंगे। सो दैट आई हैव इंटेंशनली अवॉइडेड। मैं वो वेबसाइट पे जाता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सो आपको ये वेबसाइट नोट कर लो, आपको इसमें कोई भी आप जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो आप ओरेकल डेटाबेस है, उसका CIS कंट्रोल्स हो गया। फिर जैसे आपका फायरवॉल है तो उसका CIS कंट्रोल्स हो गया। फिर जैसे विंडोज PC है, ठीक है, तो वो विंडोज PC का वो कंट्रोल्स हो गया। ठीक है, तो ये वेबसाइट मैं भेज रहा हूँ, सो विच यू कैन फॉलो। ओके सर, व्हाट इज इंटरएक्टिव लॉगिन्स? सो इंटरएक्टिव लॉगिन्स मतलब वैसा लॉगिन्स जो GUI बेस्ड होता है, मतलब जिसमें आपको GUI स्क्रीन्स आती है। सो अगेन वो इंटरएक्टिव लॉगिन्स भी डिसेबल करने के लिए आप, बहुत सिंपल है, वो तो माइक्रोसॉफ्ट का ही फीचर है। ठीक है, सो आपको वो माइक्रोसॉफ्ट का ही फीचर है जो आपको GPO में जाके सेट करना है कि भाई कौन से यूजर को आपको इंटरएक्टिव लॉगिन्स अलाउ नहीं करना है। ठीक है, सो वो आप फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट वो CIS के डॉक्यूमेंट में भी वो इंटरएक्टिव लॉगॉन्स का बात किया हुआ है, तो वहां से भी वो मतलब एक ऑप्शन है उसमें इंटरएक्टिव लॉगॉन्स का, तो आप वो डॉक्यूमेंट फॉलो करोगे उसमें भी वो चीज कवर हो जाएगी।
Okay. Yes. So, अच्छा, I think I've covered majority of the controls. अब दूसरा एक ये बात करना था मेरे को. ओके, सो हम लोग देखो अगेन एंड अगेन अवेयरनेस की बात करते हैं. सो हमने जैसे हमारा टेक हाउस 360 करके एक न्यूज ऐप था, मतलब न्यूज ऐप के साथ साथ उसमें मल्टीपल फीचर्स थे. जैसे उसमें वीकली क्विजीज आते थे, न्यूज साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड न्यूज आते हैं, और क्रेडेंशियल लीक्स जो यूजर के पर्सनल ईमेल के क्रेडेंशियल लीक्स है वो हम दिखा रहे थे. तो दैट ऐप इज ऑलरेडी लाइव ऑन ऐप स्टोर और प्ले स्टोर. एज एन एडवांसमेंट व्हाट वी हैव प्लान्ड इज, हम लोग ऐसे वीडियोस बनाएंगे. मैं एक वीडियो अभी आपको बताता हूँ. ऐसे वीडियोस हम लोग बताएंगे वो ऐप के अंदर, जो यूजर्स फिर वो ऐप में से वो वीडियो देखेगा और उसको वीडियो को पहले देखेगा, उसमें से सीखेगा हाउ टू बी अवेयर, हाउ टू बी सेफ, और फिर वो उसमें क्विज होगी, वो क्विज को पास करेगा. सो ये सारा जो इनिशिएटिव्स है, ये वीडियोस दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग रखेंगे. जो 360 न्यूज ऐप है उसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ पैसा नहीं है. वो हमने एक कम्युनिटी में अवेयरनेस के हिसाब से वो ऐप को डेवलप किया है. तो मैं आपको अभी वो वीडियो प्ले करता हूँ जो हमने फर्स्ट वीडियो अभी तक बनाया है वो. आपका स्वागत है स्टे सेफ ऑनलाइन, अ गाइड फॉर एम्प्लॉइज में. आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है. सर स्क्रीन नहीं विजिबल है. साइबर सुरक्षा प्रैक्टिसेस के बारे में जानते हैं जो आप. ओके, मैं वापस से शेयर करता हूँ. आपका स्वागत है स्टे सेफ ऑनलाइन, अ गाइड फॉर एम्प्लॉइज में. आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है. चलिए कुछ जरूरी साइबर सुरक्षा प्रैक्टिसेस के बारे में जानते हैं जो आपकी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा कर सकती हैं. साइबर खतरे कई तरीकों से आ सकते हैं. मलिशियस वेबसाइट्स, फिशिंग ईमेल्स और सस्पिशियस डाउनलोड्स कुछ उदाहरण हैं. इन थ्रेट्स को पहचानना पहला कदम है आपको सुरक्षित रखने के लिए. राज, मुझे एक ईमेल आया है जो मेरा पासवर्ड मांग रहा है. सुरक्षित है क्या? नहीं, कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने से पहले सेंडर को वेरीफाई कर लो. पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करो और स्ट्रेंथ इंडिकेटर चेक करो. एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना जरूरी है. अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का मिक्स यूज करो. आसानी से गेस होने वाली इंफॉर्मेशन जैसे अपना नाम या बर्थ डेट अवॉइड करो. मुझे दिखाओ. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA इनेबल करो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए. MFA में सेकंड फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन चाहिए होती है, जैसे आपके फोन पर भेजा गया कोड, जो अटैकर्स के लिए आपके अकाउंट्स तक पहुंचना मुश्किल बना देता है. सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स प्रैक्टिस करो. सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक करने से बचो और इंश्योर करो कि जो वेबसाइट्स विजिट कर रहे हो वो सिक्योर है. एड्रेस बार में HTTPS और पैडलॉक सिंबल देखने की आदत डालो. यह वेबसाइट सेफ लग रही है. इसमें एड्रेस बार में HTTPS है. ग्रेट. पर्सनल इंफॉर्मेशन देने से पहले हमेशा यह चेक करो. ईमेल्स के साथ कॉशियस रहो. सेंडर का एड्रेस वेरीफाई करो, ग्रामेटिकल एरर्स देखो और अननोन सोर्सेज से अटैचमेंट्स डाउनलोड करने से बचो. अगर कुछ ठीक ना लगे तो IT डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करो. हे राज, ये ईमेल सस्पिशियस लग रहा है. मैं इसे IT को रिपोर्ट करती हूँ. गुड कॉल. सेफ देन सॉरी. अगर आपको सिक्योरिटी ब्रीच का शक हो तुरंत रिपोर्ट करो. जल्दी एक्शन लेने से और नुकसान होने से रोका जा सकता है. Hey Emily, सैम, मैंने कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस की है. मैं अभी रिपोर्ट भेजती हूँ. thank you.
प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग से हम सबको सेफ रखने में मदद मिलती है। मैं तुरंत एक्शन लूंगा। ऑनलाइन सेफ रहना एक टीम एफर्ट है। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप अपने और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को साइबर थ्रेट से बचा सकते हैं। Stay safe online. Stay safe online. A guide for employees. मिलकर हम एक सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यस सो ऐसे वीडियोस हम लोग एवरी वीक का अभी तो प्लानिंग है, बट देखते हैं मतलब क्रिएटर्स का भी कैसा सपोर्ट रहता है। बट ये सब वीडियोस वगैरह वी विल बी पब्लिशिंग इन वो 360 ऐप, और फिर वहां से यूजर्स क्विज वगैरह खेलेंगे। ओके सो हम लोग, वैसे तो मेरा पीपीटी तो पूरा हो गया है, सो हम लोग एक एक करके जो रेज हैंड्स है उसको एड्रेस करते हैं। हाँ। ये रवि भाई, ये टू उनको अनम्यूट करना पड़ेगा क्या आपको? Nice. Please give access. हाँ ये Hello, good evening, sir. I am from Punjab Grameen Bank. यस सर, टेल मी। And sir, one thing, thank you for this wonderful presentation and for this wonderful knowledge. Actually, I want to ask that our server is at our sponsor bank end. ओके There's our sponsor bank is PNB. So whether SOC is needed for us or not? Sir, SOC is needed, cannot be decided based on whether the server is with us or not. Yes, But we can discuss. Mostly it would be applicable. Actually, it is decided based on the digital depth for, I mean, depending on the services that you are offering, like the mobile banking, internet banking and all. So we can discuss it separately. Mostly it would be applicable if you have those digital channels offerings in place. Okay, sir. Okay. Yeah. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. हेलो बिनंग जी। Yes, I'm also बताइए। हाँ, yes. Just I just want to know what is this interactive login? हाँ ये Sir, interactive login क्या होता है? हाँ सर, इंटरएक्टिव लॉगिन मतलब आप जैसे समझ लो आरडीपी यूज करते हो सर, तो आप यहाँ बैठ के कोई और सर्वर का एक्सेस ले रहे हो, सो दैट इज एन इंटरएक्टिव लॉगिन। जबकि आपका जो सर्विस अकाउंट में जो लॉगिन होता है, भले वो सेम यूजर नेम पासवर्ड है, लेकिन वो इंटरएक्टिव नहीं होता है, क्योंकि आपके सामने कोई स्क्रीन नहीं होती है, वो आपके एप्लीकेशन के कोड में, एप्लीकेशन में बैकएंड में चलता है। यस सर। तो वो अगर आपका जो सर्विस अकाउंट है, तो उसमें आप वो जीयूआई बेस्ड लॉगिन्स फिर होना ही नहीं चाहिए आपका। ओके। हेलो। यस सुनील सर, बताइए। सर एक बात है, जैसे अभी अपना क्या है कि जो ईमेल सर्विस है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर है। हमने जोहो से सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ईमेल सर्विस ले रखी है, करेक्ट? ओके। तो इस केस में जो ईमेल सिक्योरिटी में मतलब व्हाट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल वी हैव टू फॉलो? सर देयर आर मल्टीपल कंट्रोल्स, और इनफैक्ट जैसे हमारा जो वेबिनार था ईमेल सिक्योरिटी के ऊपर, उसमें हमने सर कुछ 11 इनकमिंग कंट्रोल्स की बात की थी। तो वो सर आप वेबिनार देखेंगे, और इनफैक्ट आपको ये टीम को मैं बोलता आपको पीपीटी भी शेयर कर देंगे। तो उसमें हमने वो 11 कंट्रोल्स का स्पेसिफिकली बात किया था। जैसे मैं कुछ सर मेजर कंट्रोल्स के एग्जांपल लूँ, तो कुछ हमने 115 ब्लैकलिस्टेड अटैचमेंट टाइप्स दिए थे, कि जैसे फॉर एग्जांपल PS1 हो गया या बैट फाइल हो गया, तो वो सारे आपके रूटीन यूज में काम के नहीं है, तो आपको एज अ अटैचमेंट देना ही नहीं चाहिए। फिर दूसरा सर मैं एग्जांपल लूँ, तो जैसे सामने वाला जो सेंडर है उसका अगर डीमार्क DKIM SPF अलाइंड नहीं है, तो आपके इनबॉक्स में नहीं आना चाहिए। फिर एडवाइजरी अलर्ट्स में अगर कोई ईमेल एड्रेस को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, तो उससे आपको ईमेल नहीं आने चाहिए। तो ऐसे हमने सर 11 कंट्रोल्स की स्पेसिफिकली बात किया था एक ईमेल गेटवे सिक्योरिटी के वेबिनार में। तो उसका पीपीटी और यूट्यूब पे वीडियो भी है, वो सर आपको ईमेल करवा दो। हाँ, अगर इसको हमें भेज देंगे ना, क्योंकि हमारा क्या है कि सारा जो है जोहो से चलता है, कि हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल है, थ्रू एडमिन वी कैन कंट्रोल दिस, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप बता रहे हो उनको कर सकते हैं ना। तो एक बार उनकी अगर कंसोलिडेटेड लिस्ट मिल जाए ना, तो इट विल बेटर। यस सर, श्योर।
सर ये पीपीटी आप शेयर करने वाले हैं अभी? यस यस सर, वो आपको ईमेल करेंगे, ये पीपीटी आपको Yes. ईमेल करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा, और कोई क्वेश्चंस? मुझे नहीं लगता सर कुछ क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज यू हैव एक्सप्लेन इट वेरी वेल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया बिनाक जी, प्रज्ञेश हियर। यस यस, थैंक यू अमोल सर। हाँ प्रज्ञेश जी बताइए। बिनाक जी, आपने जो वो सर्विस अकाउंट वाला जो बताया, एक्चुअली हम लोग वो मेंटेन करते हैं, लेकिन मुझे एक क्वेरी ऐसा था कि जो सर्विस अकाउंट या तो जेनेरिक अकाउंट जो है बेसिकली इन केस ऑफ एप्लीकेशन एज वेल एज इन ईमेल, तो ओके, उसको पॉलिसी में रखना ठीक है या सिर्फ बोर्ड को नोटिस में लाना ठीक है पीरियोडिकली? नहीं वो देखो, आपको सर्विस अकाउंट का भी पहले पॉलिसी में तो मेंशन होना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो पॉलिसी डिसाइड करता है ना कि आप सर्विस अकाउंट को भी कैसे मैनेज करने वाले हो। ओके। तो आपको वो पॉलिसी में वो सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी कि जैसे कि भाई अब लोग उसमें इंटरएक्टिव लॉगऑन्स को बंद रखेंगे। फिर मैं आपको और एग्जांपल दूं तो जैसे वो यूजर यूज नहीं करेगा, उसका ओनरशिप डिफाइंड होगा। तो वो जो बेसिक कंट्रोल्स है वो सब हमें उसमें बेसिकली वो आईएस पॉलिसी में लेना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी में? आपका यूजर एक्सेस मैनेजमेंट का जो पॉलिसी होगा उसमें आएगा। ठीक ठीक, थैंक यू। अच्छा, बाकी सब क्विज ज्वाइन कर सकते हो, तब तक कोई क्वेश्चंस है तो दैट वी विल आंसर। बिनाक सर, गणेश बात करो बारामती बैंक से। यस सर, बोलिए ना। सर आपका जो पोर्टल है कंप्लाइथॉन का, जो कंप्लायंस के लिए, अगर उसका डेमो 5 मिनट में मिल जाता तो बढ़िया रहता। मेरी ऑडिट टीम भी है, तो उनको भी देखने को मिलेगा। यस सर, आपने ये क्विज बोला, ये कहाँ पर है? मतलब आपसे क्या बोलिए, क्विज कहाँ पर है ऐसा? यस सर। हाँ, ये इसके ऊपर आते हैं सर। आपको menti.com वेबसाइट पे जाना है मोबाइल या लैपटॉप से, और ये कोड लिखना है। मीनवाइल जो अभी मैं आपको एक बार खाली पोर्टल का एक ओवरव्यू, मतलब अलर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे देता हूँ तब तक। ओके, तो ये सर मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? यस यस यस। ओके, हाँ सर, तो ये अभी सर ये डिटेल कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, कंप्लाइथॉन प्लेटफॉर्म। इसमें दिस इज फॉर एवरीवन। अब वो कंप्लायंस डिपार्टमेंट, आईटी सबके लिए है। तो अब मैं अगर स्पेसिफिकली आरबीआई अलर्ट्स के ऊपर फोकस करता हूँ सर अभी के लिए, तो मैं अभी फ्रेमवर्क सेक्शन में हूँ, विच कैन इंक्लूड एनीथिंग। जैसे आईएसओ हो गया, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2018-19 का, आरबीआई एडवाइजरी, आरबीआई अलर्ट, या फिर मास्टर डायरेक्शंस ऑन डिजिटल पेमेंट। इट कैन बी एनीथिंग, बट मैं अगर स्पेसिफिकली अभी अलर्ट पे फोकस करता हूँ, तो इफ आई गो इनटू दिस अलर्ट सेक्शन, सो उसमें से मैं कंट्रोल का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे पावर शेल। तो मैं पावर शेल का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि पावर शेल इज मेंशन्ड एवरीवेयर। वो अलर्ट्स, एडवाइजरीज, फ्रेमवर्क, सब जगह इसकी बात की हुई होती है। तो क्या है कि एवरी टाइम जब पावर शेल की बात आती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ये कंट्रोल हमें आरबीआई के साइड से आता है, तो हम लोग एवरी टाइम सेम चीज रिपीट करते हैं कि यस पावर शेल इज ब्लॉक्ड। तो यहाँ क्या होगा कि जैसे ये आपका रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है अलर्ट 7 का, जिसमें बोला है कि आपको पावर शेल ब्लॉक करना है। तो हमने आपको ऐसा कंट्रोल मैपिंग करके दिया हुआ रहेगा ये टूल में। ये आपको ऐसा मैप्ड कंट्रोल दिखेगा आपके लॉगिन में, विच सेज के भाई रेस्ट्रिक्ट स्क्रिप्टिंग टूल्स। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो स्क्रिप्टिंग टूल्स ब्लॉक करने हैं वो सारे स्क्रिप्टिंग टूल्स यहाँ पर लिखे हैं कि पावरशेल 3264, पावरशेल ISE 3264, WC स्क्रिप्ट, C स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें हमें ब्लॉक करनी है। तो यहाँ तक का आपको रेडीमेड मिलेगा। अब आपको क्या करना है, जब हम लोग कंट्रोल को कंटिन्यूअस कंप्लायंस की बात कर रहे हैं, हम लोग, मेरे को वन टाइम कंप्लायंस नहीं करवाना है, कंटिन्यूअस कंप्लायंस करवाना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक W स्क्रिप्ट है, इसका आपको कोई यूजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से टास्क स्क्रीन में जाके यहाँ प्लस करके टास्क ऐड करता हूँ मैं।
ठीक है, तो ये टास्क ऐड किया मैंने, यहाँ नाम लिखा हुआ है ब्लॉक डब्ल्यू स्क्रिप्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि भाई फॉर ऑल सर्वर्स। ठीक है, मैंने एक मेकर को काम असाइन कर दिया ये। ठीक है, और चेकर अभी डिसेबल रखता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। अब ये काम आईटी डिपार्टमेंट का है, मैं अभी ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट मेरे को खाली एक फ्लो बताना है। ठीक है, हाई लेवल सीवियरिटी हो गया, रेगुलेटरी काम है। अब ये कितने टाइम में आपको चेक करना है कि ब्लॉक डब्ल्यू स्क्रिप्ट, तो एवरी मंथ मेरे को ये चेक करवाना है, या फिर समझ लो एवरी क्वार्टर चेक करवाना है, तो मैंने क्वार्टरली सेट कर दिया। ओके, जैसे जुलाई की ड्यू डेट ले ली तो जुलाई के बाद 3 महीना, तो नेक्स्ट फिर वो दिसंबर में अगेन ड्यू होगा। ठीक है, बाकी सब अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ, यहाँ से मैंने ऐड टास्क कर दिया। ठीक है, तो अब मैं अगर फ्रेमवर्क में जाता हूँ अलर्ट में, ठीक है, तो देखो ये वाला डब्ल्यू स्क्रिप्ट अभी नॉट कंप्लाइड है। अब मैं डिफरेंट स्क्रीन में एज अ मेकर, जो जिस मेरे को काम असाइन किया है, तो मैं एज अ मेकर क्या करूंगा, मेरे पास ये काम आया डब्ल्यू स्क्रिप्ट का, तो मैं ये जॉब को मार्क एज कंप्लीट करूंगा कि भाई आई हैव वेरीफाइड डब्ल्यू स्क्रिप्ट इज ब्लॉक्ड इन ऑल सर्वर्स। ठीक है, और मैं यहाँ रिलेवेंट एविडेंस अपलोड कर दूंगा कि भाई यस आई हैव वेरीफाइड डब्ल्यू स्क्रिप्ट इज एक्चुअली ब्लॉक्ड। ठीक है, और मैंने यहाँ सबमिट कर दिया। अब अगर मैं ये कंट्रोल को रिफ्रेश करता हूं, देखो तो ये चीज कंप्लाई हो गया। अब ये कब तक कंप्लाई रहेगा, 3 महीने तक कंप्लाइड रहेगा। अब 3 महीने बाद सिस्टम में लॉगिन करोगे ना, तो ये नॉट कंप्लाइड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, पहले तो कंटिन्यूअस कंप्लायंस होना स्टार्ट हो गया, और दूसरा अब समझ लो कल को कोई नया एडवाइजरी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई और, जैसे हम लोग अलर्ट में थे, अगर मैं फ्रेमवर्क में जाता हूँ तो फ्रेमवर्क में भी पावर शेल का बात किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को फिर अलग से कुछ नहीं करना है, वो एक जगह मैंने काम किया, तो देखो यहाँ भी ऑलरेडी कंप्लाई हो गया। तो इसलिए मैंने आपको पीपीटी में बात किया कि आप कंट्रोल पे फोकस करो, वो रिक्वायरमेंट्स तो बाय डिफॉल्ट कंप्लाई होता ही जाएगा। ठीक है, तो बाकी सर इसमें ये टूल तो बहुत डिटेल्ड है, अभी मैंने स्पेसिफिकली इसलिए इंटेंशनली ओनली अलर्ट वाले पार्ट पे टच किया बिकॉज दैट इज रिलेवेंट फॉर द सिनेरियो, बट बाकी के लिए सर वी कैन प्लान अ सेपरेट डेमो सर।